अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, यूके यूरोप के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। एक ये मेरे सामने एक आया तो मैंने पढ़ा तो कुछ इंटरेस्ट हुआ मुझे। ये है मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन यूरोप, क्राइम इंडेक्स के हवाले से 2024। ब्रेडफोर्ड यूके। ब्रेडफोर्ड यूके का एक शहर है जहाँ पे मैंने जहाँ तक पढ़ा है 30% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। अभी जैसे मेरे एक दोस्त हैं, काफ़ी सालों से कांटेक्ट में नहीं है, लंदन में रहते थे। अभी एक और म्यूचुअल फ्रेंड से बात हो रही थी फ़ोन पे, तो मैंने फलां का पूछा, मैंने कहा अरे वो कहाँ है, काफ़ी अरसे से इसकी कोई खबर नहीं। बोला वो ब्रेडफोर्ड मूव हो गया है। वो बच्चे ज़रा 4-5 साल के होते हैं ना, तो फिर इस्लाम याद आता है, फिर अपने करतूत सब भूल जाते हैं। और होता यह है कि इस्लाम ऐसा याद आता है, ख़ास तौर पे अगर बेटी पैदा हो जाए तो वो हिजाब और वो प्रैक्टिस ब्रेडफोर्ड में ज़्यादा आसानी से होती है। लंदन में भी मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब जैसे कल एक जगह बाज़ार में मैं जा रहा था तो मैं देख देख के हैरान हो रहा था कि इतना बुर्का और हिजाब बढ़ गया इधर। तो वो फिर ब्रेडफोर्ड मूव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट भी ज़ाहिर है, फिर जहाँ पे ये माइंडसेट के लोग होंगे तो क्राइम वहीं पे ज़्यादा होता है। फिर मार्सेई है फ्रांस। मार्सेई फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है। मार्सेई फ्रांस के साउथ में बॉर्डर पे, साउथ में मतलब है बिल्कुल। मोरक्को से कश्तियाँ धड़ाधड़, ट्यूनिस, अल्जेरिया, मोरक्को से। तो ये है कि क्राइम रेट दूसरे नंबर पे मार्सेई है। फिर कोवेंट्री अगेन यूके, फिर 4 नंबर पे बर्मिंघम अगेन यूके। ये सब माइग्रेंट्स मेजॉरिटी के इलाके हैं, लेकिन ये कि मेनली इसमें फिर मोंटेपिलर है, नेपलस है, लिएज बेल्जियम। लिएज में जाता रहता था बेल्जियम। मैं एक जगह काम करता था एज ए वैन ड्राइवर, तो मैं माल डिलीवरी। ब्रसल्स से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पे है लिएज। तो ये है कि लिएज में भी बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। तो ये पूरा जो चार्ट है, इसमें पेरिस भी है, लियोन फ्रांस है, तीसरा बड़ा शहर फ्रांस का, मैनचेस्टर यूके है। तो अजीज़ दोस्तों ये सिचुएशन है। तो अजीज़ दोस्तों, फिर हमारी हरकतें, ज़्यादा हमने हराम कमाल कमा लिया होता है तो फिर हम समझते हैं कि हमें अब नेक पारसा बन जाना चाहिए, और यह है कि दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि ये खुद बिगड़े हुए होते हैं। सुधरने की इनको ज़रूरत होती है। अजीज़ दोस्तों, लंदन में मामलात कुछ ऐसे हैं कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उसमें 2 किस्म के लोग हैं। एक तो हैं गोरेस, ज़्यादा जो इंडिजीनियस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इलाकों में जहाँ पे माइग्रेंट्स कम हैं, जहाँ पे अभी वो वबा, अभी वो पेंडेमिक एपिडेमिक वो पहुँचा नहीं है, उन जगहों की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे हैं पाकिस्तानी, बंगाली और मुस्लिम ओरिजिन के वो लोग जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जो आते हैं यहाँ पे, अजाइलम लेते हैं, लड़की फंसा के शादी करके पेपर बनाते हैं, किसी तौर पे क्राइम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, हराम माल कमाते हैं। हराम माल इन एसेंस के जब आप यहाँ पे जॉबलेस अलाउंस लेते हैं ना, तो आपको फिर जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। वो ब्लैक में जॉब होती है, उसमें आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो उल्टा आप बेनिफिट ले रहे होते हो। ये सब गलत काम के पैसे हैं। इस तरह क्राइम करके भी फ्रॉड और ये और वो खूब माल बनाते हैं, पेपर बन जाते हैं, नेशनलिटी हो जाती है। अब वो गोरी बीवी भी नहीं पसंद, अब पाकिस्तान से एक बीवी लेके आते हैं। फिर उसके साथ जो बच्चे होना शुरू होते हैं ना, तो अब वो अपना अंदर का कीड़ा जो है ना, वो जागता है कि मैं तो, मेरा मज़हब ये नहीं कहता, और ये और वो सारे जोर निकलते हैं बीवी और लड़की के ऊपर। तो वो फिर ऐसी जगहों पर मूव होना शुरू कर देते हैं जहाँ का माहौल ही इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि आपको हर तरफ से। तो लंदन से पिछले 1 साल में 12,894 लोगों ने लंदन छोड़ा है।
और उसमें सबसे ज़्यादा न्यू है, नहीं सॉरी, 8,60,000 लोगों ने लंदन छोड़ा, लंदन से बाहर जाकर रहने के लिए। लंदन की पॉपुलेशन का तकरीबन 9-10% लोग लंदन छोड़ के पिछले 1 साल में जा चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कौंसल अफेक्ट हुई है वो न्यू हैम है, ये ईस्ट लंदन में है। और दूसरी है हैवरिंग। हैवरिंग जो है उसमें मैं पहले 8 साल लंदन आने के बाद 8-9 साल हैवरिंग में ही रहा हूँ, जिसको रोमफोर्ड भी कहते हैं। जबकि ये न्यूहैम में ओलंपिक हुआ था 2012 का। ये न्यूहैम से 12,000 से ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है। पिछले 1 साल में 8,60,000 लोगों ने लंदन छोड़ा है और 7,30,000 नए लोग बाहर से लंदन रहने आए हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर लंदन के हवाले से दूंगा कि एक 11 साल के बच्चे को एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के कनेक्शन में गिरफ्तार किया है यूके पुलिस ने। ये इस वक्त सिचुएशन है यूके की। अजीज़ दोस्तों, यूके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। ऐसी चीज़ें फैलाई गई फेक न्यूज़ के ज़रिए। एक आदमी ने लाहौर से जिसका ताल्लुक़ है, उसने फरहान आसिफ, उसने बताया कि मैंने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी ताकि हिंदुओं के ऊपर हमले हों और मुसलमान जज्बाती हो के हिंदुओं पे हमले करे। ये जहाँ रहेंगे सुकून से नहीं रहेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, ये स्टोरी मैंने पहले भी आपको बताई थी जून 2024 की, कि एक हिंदू बच्चा जो कि ईयर 2 का बच्चा था, 7 साल की उम्र थी, उसको मुसलमान दोस्तों ने ब्लैकमेल करते रहे कि तुम हिंदू हो जाओ नहीं तो हम तुमसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। पहले उनको अपनी दोस्ती के एडिक्शन में, एक तरह से जाल में एक हिप्नोटाइज करके काफ़ी दिनों तक वर्किंग करके उस पर काम किया, फिर इसको ये ज़िद पकड़ ली। अब ये चीज़ स्कूल में डिस्कस हो रही है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दूसरी भी जो बच्चे हैं उनके 3 मुसलमान स्टूडेंट जो कि ब्लैकमेल कर रहे थे, 7-7 साल के थे वो भी, उनको अभी स्कूल ने सस्पेंड किया हुआ है। और यह है कि इस पे काम हो रहा है। लेकिन 11 साल के बच्चे को एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्ट में तो गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इन 7 साल के बच्चों को कुछ भी नहीं किया जाएगा। और इस तरह 7 साल का हो या 70 साल का हो, हमने यहाँ पे देखा है कि इनके मामलात इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक अमेरिकन प्रोटेस्टर है जो कि टर्किश ओरिजिन की है। वो मारी गई इज़राइल की फोर्सेस ने जब वेस्ट बैंक पे फायरिंग की तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर। वेस्ट बैंक जो कि पार्ट ऑफ फ़लस्तीन कह लें या इज़राइल कह लें, उसमें एक अमेरिकन टर्किश क्या करने गई थी? प्रोटेस्ट करने। अमेरिकन टर्किश वेस्ट बैंक के इलाके में प्रोटेस्ट करे तो इज़राइल फोर्सेस का मारना बनता है इनका। उसका क्या ताल्लुक है? एक मिसाल है कि एक फ़लस्तीनी ओरिजिन की अमेरिकन नेशनल हो, समझ में आती है कि वो अपने एंसेस्ट्रल इलाके में, एक हालत है जंग चल रही है वहाँ पे क्या करने क्या गई थी। और ग्रेजुएशन सेरेमनी में नीचे जो किफ़ा पहना हुआ है इसने कंधों पे, तो उससे पता चलता है कि क्या इनका माइंडसेट है, क्या वो है। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा यूरोप की तरफ आऊँगा। इससे पहले ब्रिटिश जो सूरत हाल है उस पर एक प्रोग्राम का आपको थोड़ा सा 1.5 मिनट का पार्ट दिखाना चाहूँगा। Statistic what Nigel Farage is saying and parts of the Conservative Party are saying, which is that there is an issue in terms of adaptability, in terms of how much they are adapting. Now, plenty of the Muslim communities are, and we can see differences depending on even which parts of the world that they come from. But I'll give you a statistic about when Nigel Farage had his sort of when he's talking about men in terms of the focus with Islamic men.
70% of Muslim women are unemployed versus 20% of Christian women. 55% of all British Pakistanis are married to blood relatives, so a second cousin. 37% of babies born between 2007 and 11, the British Pakistani parents are first cousins. We know statistically, scientifically, if it's a cousin marriage, you have double the chance of a birthing defect. This poor child has a much significant difficulty of life. 90% of 43,000 extremists on the MI5 watch list are Islamically related. We know about what happened in Rotherham in terms of those women that were raped and abused and sold by largely Pakistani men. These are serious problems going on in our country, and I don't think when Nigel talks about it, or other Conservative MPs, or even some Labour MPs who talk about it, that they should be tarnished with this Islamophobia flag, which is what has happened to Nigel Farage this morning, which I think is deeply unfair. अजीज़ दोस्तों, यूरोप में ये जर्मन मिनिस्टर हैं एलिस वेडल, ये कह रही हैं कि मुझे यूक्रेन रशिया वार की हमें ज़रूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन में पीस जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि जर्मन हथियार और जर्मन फौजी यूक्रेन जाएं। मुझे आज शर्म आ रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन टैंक अगेन रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहे हैं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है, हमें इस पे सोचना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, यूरोप का मेंटालिटी चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो है। थोड़ा इनको रेडिकलाइजेशन, अब जैसे जॉर्जियो मेलोनी एक आइसोलेटेड केस आया जो कि पावर की पीक तक पहुंच गई, वरना हॉलैंड में खेर्थ विल्डर पावर की पीक तक ना पहुंच सका, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे। यूके में हम रिफॉर्म पार्टी का इतना शोर सुनते थे, ऑल दो के 23% शायद वोट लिए हैं, लेकिन छः ही सीटें मिली 650 में से, तो इसलिए अभी वो चीज़ आई नहीं। अब जैसे देखें जर्मनी की पार्लियामेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार फार राइट पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें लेके बैठेगी। फार राइट कह लें या नेशनलिस्ट माइंडसेट, ये ज़रूरी हो गया है, ये शुरू हो गया है। और ये है कि इस्लाम को हमारी कल्चर में ढालना होगा। बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं स्वीडन और यूरोप में, और यह है वो अब इस तरह शुरू करना चाह रहे हैं प्रैक्टिस को कि जिस तरह वो टोटलिटेरियन कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान है, तालिबान है, उस जैसा यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। इस्लाम को हमारी फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज़ की तरफ आना होगा, जो कि स्वीडन को स्वीडन बनाता है और यूरोप को यूरोप बनाता है। ये प्रिसाइसली ये वैल्यूज़ हैं जो हमें बर्दाश्त, अमन और फ्रीडम सिखाता है। ये हमने सुना नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेविया में अब बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है, और ऐसे में हम समझते हैं कि यूरोप के मामलात को सीरियसली आगे बढ़ के देखना होगा। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।